नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया कंट्री के अंदर आईबीपीएस द्वारा यानी इंडियन बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन द्वारा आरआरबी की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आपकी रीजनल रूरल बैंक के अंदर 10,000 प्लस वैकेंसी आउट कर दी गई है। ये सारी जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर आ रही है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दोस्तों सारी की सारी पोस्ट गवर्नमेंट है, यानी कि सारी की सारी जॉब गवर्नमेंट है। आप कहोगे अगर इसके अंदर कुछ प्राइवेट बैंकों के नाम भी हैं तो उनके अंदर भी आप मान सकते हैं कि उनके अंदर जो पोस्ट आई है वो प्राइवेट होगी। बाकी सारी सारी की सारी सरकारी वैकेंसियां हैं। ठीक है, आपको बता दूं, भारत एक देश है, कंट्री है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, चाहे आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर पूरे भारत देश के किसी भी एरिया से देख रहे हो, सुन पा रहे हो मेरे को इस वीडियो के अंदर, तो आपको बता दूं, आईबीपीएस आरआरबी का वैकेंसी 2024 के लिए 10,000 से ज़्यादा पोस्टों पर आउट कर दिया गया है। जिसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन दोस्तों आपको बता दूं आज से 14 दिन पहले आउट किया था, और हम इस वीडियो को आपको देने में थोड़ा डिले कर गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया के किसी भी बैंक की किसी भी जॉब के लिए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए या दुनिया के किसी भी एरिया की कोई सी भी जॉब के लिए आप अगर प्रिपरेशन करोगे या आप कहीं पर कॉलेज स्कूल के एडमिशन के लिए आप अगर कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल पर आपको हर तरीके की प्रिपरेशन मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या फिर पीएसयू की जॉब हो। पीएसयू होता है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेसिकली पीएसयू उसको आप कहते हैं। तो आप अगर उसकी लिए अगर उसके अंदर आप जाना चाहते हो या फिर आप किसी भी सेक्टर की कोई सी भी जॉब के लिए आप जाना चाह रहे हो या फिर कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एंट्रेंस दोगे, तो उसकी प्रिपरेशन आप इधर से कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पर उस सब की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। आप कर सकते हो प्रिपरेशन। और इसके लिए आपको करना क्या है, बस चैनल पे सब्सक्राइब नाम का एक ऑप्शन होता है, उसको आप टिक करें, उस पर क्लिक कर लें। उससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे इसके अंदर, इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे वो सारी प्रिपरेशन आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में भी इस चैनल पर सारे तरीके के एग्ज़ाम की तैयारियां होती रहेंगी। आपको बस इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, जिससे कि आप डायरेक्ट सीधा सीधा इस चैनल से जुड़ जाओगे। और इस चैनल से जुड़ने का साफ साफ फ़ायदा यही है कि आपको हर तरीके के सुविधा मिलती है, हर तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर मिलती है। इसके अलावा दुनिया का कोई सा भी ऐसा टॉपिक होगा विश्व भर का, वो भी इस पे डिस्कस होता है। तो सोचिए एक ही चैनल पर आपको कितना कुछ मिल जाता है, जो कि खुद में एक बड़ी बात है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑनलाइन में हम आपके सामने यहाँ पर कोर्स ला रहे हैं। स्पेशली मेरे को बिहार स्टेट के लोगों की तरफ से ये आया था कि बिहार में आपका जो बीपीएससी होता है, बीपीएससी आपको पता है, बीपीएससी एक एग्ज़ाम करवाता है जिसका नाम वो रखता है 68, 69 और 70 नाम से, इस तरीके के नाम रखता है वो। और उसमें आपकी बहुत सारी पोस्ट आती है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, 2500 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर, जो कि सरकारी जॉब है सारी, जिसमें बड़ी बड़ी पोस्टें निकाली गई हैं, जिसका फॉर्म कल परसों में चालू हो जाएगा। आज उसका नोटिफिकेशन आया, तो सोचिए 2500 वैकेंसी तमिलनाडु राज्य में आई है। इसी के साथ साथ बैंकों के अंदर 10,000 प्लस वैकेंसी आई है। पूरा भारत इस पर एलिजिबल है। आप पूरे भारत से कहीं से भी हो, आप इस पर फॉर्म भर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस फॉर्म भरिए। इसमें आपकी फॉर्म की फ़ीस वगैरह मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल पर आपको तैयारी करवा दूंगा। तो आप सोचिए 10,000 लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिलेगी, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी। सब लोग आप बैंकों के अंदर जाकर रिक्रूट होकर पहुंचोगे। ठीक है, तो आप अगर भारत देश से हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक और प्लानिंग करा है इसी चैनल पर, कि आप चाइना वालों के लिए, रशिया वालों के लिए, ईरान, इराक, इटली और दूसरे जिस भी देश से आप सुन रहे हो उन सभी के लिए इधर चैनल पर, इसी सेम चैनल पर आपके लिए तैयारियां कराई जाएंगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। आपको बस इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मतलब आप चैनल से जुड़ जाओ, आपको तैयारी मिलती रहेगी। ठीक है,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आईबीपीएस के वेबसाइट को देख सकते हो, सरकारी जॉब फाइंड नाम की वेबसाइट को देख सकते हो। ये भारत देश की जितनी भी जॉब निकलती हैं उसके बारे में बताती रहती है, तो आप वहाँ देख सकते हो। इसमें बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स ऐसे भी है जो प्राइवेट जॉब्स की बताती है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए और जॉब मिल जाएगी। उसके लिए मैंने आपको अलग वीडियो दी थी जिसके अंदर लगभग 50 से ज़्यादा जॉब सर्च वेबसाइट बताए थे, मतलब ऐसी वेबसाइट बताई थी जहाँ पर आप जॉब जाकर ढूंढ सकते हो। पूरे दुनिया में किसी भी एरिया की जॉब आप उधर ढूंढ सकते हो। इसके लिए मैंने 50 से ज़्यादा वेबसाइट बताई थी एक ही वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है, उस वीडियो को चेक करो, जल्द से जल्द जाकर चेक करो। एक मेरे को ये भी आ रहा है कि यूपीएससी वालों के लिए आपके अलग अलग टॉपिक जो आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, वो टॉपिक हमारे अभी तक नहीं हुए हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन उधर देंगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। और रही बात आईबीपीएस आरआरबी वैकेंसियों की, तो इसका सारा का सारा जो भी आपका टैब है यहाँ पर खुला हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक, सरकारी जॉब फाइंड वेबसाइट का लिंक, अड्डा 24/7 का लिंक, ये अड्डा 24/7 वेबसाइट ने इसके ऊपर एक आर्टिकल रेडी किया है बेसिकली वैकेंसियों को लेके, जिसमें उसने बताया है अपडेटेड वैकेंसी को, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको याद हो तो पहले वैकेंसी 9,995 थी, मतलब कि 9,995 वैकेंसी पहले दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले देता है 9,995 वैकेंसियाँ, फिर उसको बढ़ा के कर देता है 10,300 प्लस लोगों की वैकेंसी कर देता है, यानी डायरेक्ट इसके अंदर 200 प्लस करीब वैकेंसियाँ वो इंक्रीज करता है। यही आपके साथ डिस्कस करना है। 27 जून इसके लिए आखिरी समय रहेगा फॉर्म भरने का। आज 21 जून है। आप सोचिए, मैं आपको फिर भी 6 दिन पहले बता रहा हूँ। एक वीडियो आपको इसका फॉर्म भर के बताऊंगा जिससे आप आसानी से फॉर्म भर पाएँ। पोस्टों के नाम रहेंगे, बैंक के अंदर असिस्टेंट, बैंकों के अंदर असिस्टेंट आपका पोस्ट रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे तरह तरह के काम करने होंगे बैंक में जाकर। दूसरा इसके अंदर रहेगा ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3। इस तरीके के पोस्टों के नाम है इसके अंदर। अगर आप ये चाहते हो कि बैंकों के अंदर अगर आपको पीओ बनना है, पीओ होता है दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर, अगर आप वो बनना चाहते हो बैंकों के अंदर, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हो, या क्लर्क बनना चाहते हो, या दूसरे पोस्ट लेना चाहते हो, तो मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, आपका जल्द से जल्द इसके अंदर पता लगा है कि आपकी बाकी वैकेंसियां भी आएंगी, जिसके अंदर उसमें भी 5,000 10,000 प्लस वैकेंसी निकलेंगी इसके अंदर, तो आप रेडी हो सकते हैं। एक्चुअल में हम देखें दोस्तों तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर 10,000 वैकेंसियां निकाल देना कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। आप खुद सोचिए, उस देश के अंदर, जिस देश में 140 से 150 करोड़ लोग रह रहे हो, और उस देश में अगर कोई जॉब निकाले और वो जॉब सरकारों की तरफ से आए, और उसमें भी अगर आप देखो 10,000 12,000 वैकेंसी आए, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं समझता कि ये वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, जहाँ 140-50 करोड़ पूरे देश भर में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 12,000 वैकेंसियाँ आप निकाल रहे हो, उतने लोगों को जॉब दे रहे हो, तो कहाँ से आप इसमें, फिर तो साफ सी बात हो गई ना कि आप बेरोजगारी तो फिर भी रहेगी इधर, वो भी आप क्लियर देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और आपके लिए अपडेट है, भारतीय रेलवे ने आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी दी थी, जिसके अंदर वो 9,000 वैकेंसी उसने दी थी, अब उसको 30,000 प्लस कर दिया। ये अपडेट मेरे पास आया था कल, मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो दे दूंगा। और मेरे को कन्फर्म्ड है कि भारतीय रेलवे आरपीएफ के वैकेंसी को 2-3 टाइम्स आराम से करेगा। वैसे तो इनको आराम से आरपीएफ यानी भारतीय रेलवे के अंदर, रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, देखो पूरा देश तुम लोगों को देख रहा है, तुम ये वैकेंसियां लोगों के लिए नहीं दोगे तो इससे बड़ी गलती कर रहे हो तुम, सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो लोगों को वैकेंसी नहीं देके। ये बात आप तुम समझ लेना, ठीक है। इतना मैं क्लियर बता दूं। आरपीएफ के अंदर मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सरकार के लोग, आरपीएफ में वैकेंसी इन्होंने निकाली थी, आपको याद हो 4,000 प्लस वैकेंसी थी आरपीएफ भारतीय रेलवे में। ये भारत के लोगों के लिए पूरा वीडियो रहेगा, भारत के लोगों के लिए ही एक एक पॉइंट कवर हो रहा है इस वीडियो के अंदर। तो आपको याद हो आरपीएफ के अंदर भारत देश में वैकेंसी आई थी रेलवे में, यानी कि जो आपका रिजर्व्ड पुलिस फोर्स होता है आप लोगों का, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं ये लोग, मतलब कि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करेंगे, प्लस आपके पैसेंजरों की सुरक्षा करनी है उधर, उसके लिए ये फोर्स रिक्रूट होती है, जिसके अंदर कांस्टेबल और एसआई रिक्रूट होते हैं। इस वैकेंसी के अंदर 2 स्टार वाले एसआई हो जाते हैं और इसके अलावा कांस्टेबल होते हैं, इन दोनों को रिक्रूट किया जाता है इधर इस आरपीएफ वैकेंसी के अंदर। इस बार वैकेंसी 4,000 5,000 के करीब बीच में आई थी। मैं डेफिनेटली दोस्तों कंफर्म कर रहा हूँ आपको, ये वैकेंसी 15,000 से 20,000 आराम से पहुंचेंगी, इससे ऊपर भी जा सकती हैं। तो आप मान लीजिए दोस्तों, आप रेडी रहें, ये वैकेंसी 25,000 30,000 आराम से
हो जाएंगी आरपीएफ का वैकेंसी। बिल्कुल आप मेरे वर्ड को नोट कर लो, 25 से 30 हज़ार वैकेंसी आरपीएफ में हो जाएंगी, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है, भारतीय रेलवे सही में बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनको तो इतने लोगों को जॉब दे देनी चाहिए थी। पैसों की कोई कमी नहीं है भारत देश में। आप खुद सुनते हो कई बार, मिनिस्ट्रियों की बोली सुन रहे होंगे आपने, कई बार सुना होगा। आपके भारत देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो रोड वगैरह, रोड हाईवेज और नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू या एक वीडियो में ये कहा था कि भाई पैसों की कमी नहीं है, हम बहुत बहुत लाखों लाखों के रोड बनाते हैं। तो आप लाखों करोड़ों के रोड तो बना रहे हो उन लोगों के लिए, उस देश में उन लोगों के लिए रोड तो बना दे रहे हो जो उसी देश में रहने वाले लोग हैं, जो आना जाना सफ़र करेंगे। लेकिन उन्हीं देश के लोगों को नौकरी देने के लिए आप संख्या देखोगे इनकी वैकेंसियों की, तो 5,000 4,000 वैकेंसियाँ, मतलब सोचिए ये कोई वैकेंसी है। तो आरपीएफ का वैकेंसी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, 20,000 प्लस वैकेंसी डेफिनेटली हो जाएंगी इसके अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी गवर्नमेंट सोचे इसके ऊपर, गवर्नमेंट इसके अंदर वैकेंसी इंक्रीज़ करे, 4 to 5 टाइम्स आराम से करे इसको आरपीएफ के अंदर, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम निकाली है इन लोगों ने, जिससे कि लोगों को फिर वही है ना, लोग तो लाखों की संख्या में फॉर्म डाल देंगे, फॉर्म का पैसा आ जाएगा रेलवे के पास, मतलब रेलवे के पास फॉर्म के पैसे आ जाते हैं, लेकिन लोगों को जो वैकेंसी मिलती है उसमें सैलरी उतनी नहीं मिलती। तो आप खुद सोचिए कि लोगों का नुकसान होता है, फिर भी वो लोग फॉर्म डालते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारा दूसरा पॉइंट था, हम इसको साइड हटा लेते हैं। मैं इतना कंफर्म कर देता हूँ, आरपीएफ वैकेंसी डेफिनेटली 4 टाइम्स 3 टाइम्स से 4 टाइम्स हो जाएंगी। तो आपने अगर फॉर्म नहीं डाला था तो गलत कर गए हो आप, क्योंकि आपको फॉर्म डालना चाहिए था आरपीएफ का। अब एक और चीज़ मैं आपको बताया, तो रेलवे ने अभी हाल ही में एएलपी के वैकेंसी को 4 टाइम्स किया है, इसके साथ साथ उसने टेक्नीशियन के वैकेंसी को 3 टाइम्स किया है। सेम वो आरपीएफ के वैकेंसी को 5 to 6 टाइम कर देगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली आरपीएफ की वैकेंसी को वो करेगी 5 to 6 टाइम्स, मतलब कि अब जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वैकेंसी था 4,000 प्लस जो वैकेंसी था, वो डेफिनेटली आपका 25,000 प्लस वैकेंसी जाएगा, मैंने 35,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब आरपीएफ में हो जाएगा। ये आप मान सकते हो, भारत देश के अंदर अलग अलग एरियाओं से, पूरे देश भर से आप मान सकते हो, इससे प्लस वैकेंसी जाएंगी। अब इसके अंदर जो एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है, एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट्स और नॉन अंडर ग्रेजुएट्स की वैकेंसी आती है एनटीपीसी की, उसके लिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, एनटीपीसी का जो वैकेंसी आएगा उसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे कि जो एनटीपीसी अब वैकेंसी निकालेगा रेलवे के अंदर, वो आप देखोगे, वो तो पहले से ही आप जानते हो कि लैक्स ऑफ वैकेंसी खाली हैं उसके अंदर, एनटीपीसी वाली वैकेंसियाँ 10,000 20,000 आराम से खाली हैं। तो उसके लिए आप डेफिनेटली उसका फॉर्म डालें। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, परसों के दिन सीजीएल की 15,000 वैकेंसी आएंगी, प्लस एमटीएस की 12,000 वैकेंसी आएंगी, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। तो आप समझिए ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख प्लस वैकेंसी इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में बता दी, जो कि खुद ब खुद एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इस वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों, 10,000 वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर में आई है, एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब है। हालांकि ये लोग फॉर्म की फीस ज़्यादा ले रहे हैं, 850 रुपये ले रहे हैं, 850 रुपये जनरल ओबीसी वालों से ले रहे हैं, और एससी एसटी वालों से 150 या 200 के करीब रुपए ले रहे हैं। यानी कि इनको, पहली बात तो आप लोग सरकारी जॉब दे रहे हो, ठीक है, आप टैक्स का पैसा जगह जगह से लोगे लोगों से, तो यहाँ पर आपको फॉर्म फ्री रखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं रखा। आपने यहाँ पर ऐसा किया कि इन सब फॉर्म के पैसे आप ले रहे हो लोगों से, और उसमें भी आप अच्छी खासी अमाउंट ले रहे हो। ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली गलत कर रहे हो, खासकर भारत लोगों के साथ, जो कि आप सरकारी जॉब के अंदर 850 और 150 रुपये की फ़ीस ले रहे हो। डेफिनेट सी बात थी, इसको आपको एक ही इक्वल फ़ीस रखनी थी, या फिर फ़ीस रखनी ही नहीं थी इन पोस्टों पर। गवर्नमेंट जॉब्स में तो फ़ीस लेनी ही नहीं चाहिए आपको किसी भी पोस्ट के ऊपर। अगर आप 100 रुपये लेते हो तो वहाँ उसको 10 रुपये 15 रुपये करो, मतलब कि एक मिनिमम चार्ज लो, कि किसी विद्यार्थी को या मतलब किसी भी कैंडिडेट को ये ना लगे कि उसको मुफ्त में जॉब मिल रही है। इसके चलते आप 15-10 रुपये का आप चार्ज रख सकते हो। एक गवर्नमेंट जॉब से पूरे इंडिया भर में आपके पास फिर भी एक अच्छा कलेक्शन आएगा। बेसिकली आप लोगों का भला करने के लिए जॉब देते हो, ना कि अपने पास उस अमाउंट को भरने के लिए। तो इसको डेफिनेटली आपको कम करना चाहिए, आपको इसको 15 से 10 रुपये करना चाहिए पर पोस्ट। हाई टू हाई पोस्ट पर भी इस तरीके की फ़ीस ली जाएगी, तो मैं मानता हूँ कि लोगों को जो जॉब मिल पाएगी इंडिया कंट्री में, उनकी बेरोजगारी इस तरीके से दूर हो सकती है। लेकिन ये लूट कर 800-900 रुपये लूट कर एक गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से, गरीब लोगों से, जो लोग फॉर्म की फ़ीस नहीं भर सकते, तो वैकेंसी कहाँ से लेंगे, तो उनके लिए काफ़ी गलत चीज़ हो रही है ये। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको आईबीपीएस की जो आरआरबी का वैकेंसी है वो इसमें क्लियर करूँगा, साथ साथ पीओ का वैकेंसी कब आएगा,
पीओ का वैकेंसी जल्द आएगा, उसके लिए मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट क्लियर कर दूंगा। साथ साथ ये भी बता दूंगा यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है। आपके आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के अंदर आपकी जो पोस्ट आई हुई है इस ऑफिसर स्केल 1 2 3 वाली पोस्ट, इसके साथ साथ आपकी जो सेकेंडरी पोस्ट है यानी ऑफिस असिस्टेंट, दोनों के बारे में इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सब कुछ समझ आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में नए टॉपिक बताते रहिएगा जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में लेता रहूं और उन टॉपिकों पर आपको आगे वाले आने वाले समय में उन सब पर भी आपको बताता रहूं। तो सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पर वेबसाइट है, सरकारी जॉब फाइंड नाम की वेबसाइट है, सरकारी जॉब फाइंड .com। ये इंडिया कंट्री बेस्ड वेबसाइट है बेसिकली, मतलब कि इंडिया कंट्री के ऊपर जितनी भी नई नई वैकेंसियाँ आती हैं उसको कवर करना, उन जॉब्स पर, उन जॉब्स के एडमिट कार्ड आना, एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड आना, रिजल्ट आना, ये सब कवर करने का काम है इस वेबसाइट का। और ये अच्छे से इस चीज़ को लेती है, अपने वेबसाइट पर इस चीज़ को देती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 7 जून को इसमें फॉर्म चालू हुआ है, 27 जून को फॉर्म बंद होगा, आज 21 जून है, यानी मैं मान सकता हूँ 5 दिन बाद फॉर्म बंद होगा। और अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई से या फिर आईबीपीएस से, इनमें से किसी से भी आप मान लो, बेसिकली हम आईबीपीएस से मान लेते हैं, तो आईबीपीएस से हम अगर एक एक्सपेक्टेशन रखें तो वो इसके अंदर 27 जून को हो सकता है इसको आपके लिए 10 जुलाई या 5 जुलाई तक का कुछ एक्सटेंशन करेगा, ऐसा करेगा वो, जिससे कि आप फॉर्म डाल दो। ये आपके लिए कर सकता है वो। 850 रुपये जनरल ओबीसी वर्ग वाले सभी लोगों को देने हैं, 175 रुपये देने हैं एससी एसटी वर्ग के लोगों को। इसके अंदर फॉर्म की फ़ीस सिर्फ इतने ही रुपए देने हैं, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं होगी। इसके बाद अपना एग्ज़ाम इंटरव्यू निकाल कर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। एक चीज़ और बता दो दोस्तों, ये आपको भी लगना चाहिए, ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया कंट्री के बड़े बड़े एग्ज़ाम्स पे 100 रुपये ले लिए जाते हैं। जैसे CGL में 100 रुपये ले लिए, यूपीएससी में 100 रुपये लिए लोगों से, CHSL के 100 रुपये ले लिए, MTS के 100 रुपये ले लिए, जनरल GD के भी 100 रुपये ले लिए। इन्होंने कॉमन सा एक प्रोसेस रखा जिसमें इन्होंने SSC नाम से वैकेंसी निकालते हैं, उसके अंदर ये लोग सिर्फ 100 रुपये लेते हैं लोगों से। सेम यूपीएससी के ज़्यादातर जो आपके फॉर्म होते हैं उसमें 100 या 500 रुपये की फ़ीस होती है, इस तरीके का फ़ीस इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने जो ये वैकेंसी IBPS बैंकिंग सेक्टर वाली वैकेंसियों में ये लोग अच्छा पैसा लेते हैं लोगों से, ये मैंने देखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 850 रुपये ले रहे हैं। जनरली मैं अगर मानूँ तो कोई भी कहेगा कि हम अगर कि हमारा जो हमारी पोस्ट पर सैलरी होती है उस हिसाब से ये फ़ीस कुछ भी नहीं है, ठीक है, मान लिया। लेकिन भाई उसके लिए सोच लो, जो इंडिया कंट्री में वो लोग हैं जो इस फीस को भी नहीं दे सकते, तो वो लोग तो इस वैकेंसी को छोड़ देंगे, यानी उनको छोटी से छोटी कोई पोस्ट लेकर आगे बढ़ना होगा, तो उनके लिए गलत है। इसीलिए इस फीस को इनको कर देना चाहिए, बिल्कुल 10-15 रुपये के करीब करना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम कर दो इसको लोगों के लिए, जिससे कि सबको वैकेंसी मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, पूरे देश में लोगों को वैकेंसियाँ मिल सके, वो इसके अंदर ये लोग कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे मोड इधर मिल जाएंगे। अगस्त में आपका एग्ज़ाम रहेगा, इसमें मेंस एग्ज़ाम इसमें अक्टूबर में होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के अंदर 2 तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। पहले इसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स अगस्त में होगा और मेंस इसके अंदर अक्टूबर में होगा। इसके लिए आप रेडी हो सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट की 18 से 28 और ऑफिसर स्केल 1 की 30 मैक्सिमम एज है। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट नाम है इसका, 40 एज मैक्सिमम है। और बाकी जितनी पोस्ट रह गई उसके ऊपर 32 से नीचे एज वाले सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं ऑफिस असिस्टेंट की 5585 वैकेंसी है। आपको सिर्फ कॉलेज की कोई भी डिग्री लगानी होगी, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम की हो सकती है, वो BCA, BBA, BCom, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग या कोई सी भी बैचलर डिग्री लगा सकते हो। ऑफिसर स्केल 1 पर 3500 वैकेंसियां दी हैं, कोई सी भी डिग्री चलेगी। सेम इंडिया देश में आपकी करी हुई हो, आप देश भर में, पूरे देश भारत से कहीं पर भी जाके आपने बैचलर डिग्री करी है, इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। सेम ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में 500 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट 50% से ऊपर मार्क्स हो और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस हो। सेम ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में 95 पोस्ट हैं।
इसमें बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट फील्ड के अंदर वो डिग्री होनी चाहिए विथ 50%। और आप अगर ऑफिसर स्केल सेकंड सीए बनोगे चार्टेड अकाउंटेंट, तो इसके लिए 70 वैकेंसी टू 60 वैकेंसी टोटल है। आप सीए एग्ज़ाम पास होने चाहिए फ्रॉम ICAI द्वारा इंडिया के अंदर। सेम इसके साथ साथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सीए का होगा, तो आप भर सकते हो इसके लिए। तो इस तरीके से आपको ये सारे पोस्ट आप रीड कर सकते हो किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन लग रही है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पाता हूँ, तो आप मेनली यहाँ पर ज़्यादा जिस पोस्ट के फॉर्म जाएंगे वो 2 तरीके की पोस्ट हैं, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर लोग फॉर्म ज़्यादा डालेंगे। डेफिनेट सी बात है, 9000 वैकेंसियाँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोस्ट की हैं। आप देखते हो जैसे कि आप इसको कंबाइन करते हो तो ऑफिस असिस्टेंट की 5000 और ऑफिसर स्केल 1 की 3000, तो ये 8000 हो गई। और ये करीब करीब आप मान सकते हो वही आपकी 9000 प्लस पोस्ट आपकी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की हैं, पूरे एंटायर इंडिया से हैं। तो आप समझ सकते हैं 9000 वैकेंसी ये हो गई। बाकी आप पोस्टों को और देख सकते हो, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर और ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्टों का बाकी सारी पोस्टों को मिलाओगे तो 1000 प्लस वैकेंसियाँ ये निकल के आती हैं। तो अब ये वैकेंसी 10,000 प्लस है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए 2 अलग लिंक हैं। अगर आप ऑफिसर के स्केल 1, 2, 3 पोस्ट पर फॉर्म डालते हो तो आपका अलग लिंक होगा और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का अलग लिंक होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हम डायरेक्ट चलते हैं IBPS के वेबसाइट पे। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक नाम का एक वेबसाइट है। बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको स्थापित किया था। केंद्रीय वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। बेसिकली दोस्तों ये वो एक इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। ये इसका काम ये होता है दोस्तों, पूरे भारत देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरिया हैं, वहाँ पर जितने भी बैंक ऑपरेट करेंगे उन सब के अंदर जो अलग अलग सर्विस दे रहे लोग हैं उस बैंक के अंदर, उन पोस्टों पर रिक्रूट करवाने का काम होता है IBPS का। जितने भी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं, ग्रामीण एरियाओं में जितने भी बैंक ऑपरेट कर रहे हैं पूरे इंडिया देश के, वो IBPS के पास अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी रिक्रूटमेंट वहाँ पर करवा लेते हैं। लेकिन क्या सारे बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट के हो प्राइवेट बैंक हो, क्या सारे बैंक अपने अंदर अपने वहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर लोगों को रिक्रूट करवाने के लिए क्या IBPS की मदद लेते हैं या खुद से भी करवा सकते हैं? तो मैं क्लियर बता दूं, मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि प्राइवेट बैंक अपने खुद के अलग अलग वैकेंसियाँ निकाल के रिक्रूटमेंट करवा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो IBPS की वैकेंसियों से मतलब IBPS से कहकर अपनी वैकेंसियों में अपने बैंकों में रिक्रूटमेंट करवाते हैं, ये भी देखा गया है। मतलब आप ये मान सकते हो पूरे देश भारत के जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उन सब के अंदर आपकी IBPS रिक्रूटमेंट करवाता है। चाहे जितने भी पूरे भारत देश के IBPS के अंदर आने वाले रीजनल रूरल बैंक होंगे पूरे देश भर में, उन सभी में गवर्नमेंट बैंक्स की सभी वैकेंसियों पे यही रिक्रूटमेंट करवाएगा। प्राइवेट बैंक के अंदर हो सकता है कि कुछ बैंक अपने आप को इधर बोले कि हमें अपनी वैकेंसी आपके द्वारा भरवानी है, कुछ कह सकते हैं कि हमें आपसे नहीं भरवानी, हमें अलग से लेकर अपना एग्ज़ाम लेकर वैकेंसियाँ देनी है। ठीक है। अब इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, मतलब CRP होता है। मतलब आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपको एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से निकलना होता है। जैसे कि CRP RRBs हो गए, रीजनल रूरल बैंक में आप चले गए, क्लर्क बन गए, PO बन गए, MTs बन गए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप बन सकते हो। एक चीज़ और ख़ास बात यह है, IBPS के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट देने की सुविधा मिल जाती है लोगों को। मतलब कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर देकर, एक टेस्ट देकर, कि उनको कितना कुछ आता है कितना कुछ नहीं आता है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, IBPS की वेबसाइट पर एक ऑप्शन है आपको दिखेगा 20 जून यानी कल के दिन एक नोटिस आया है जिसमें ये लिखा है ड्यू टू हैवी लोड कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि वो अप्लाई करे और फॉर्म का प्रोसेस पूरा करे, पेमेंट करे। देखिए पेमेंट कर दे भाई, पेमेंट से पहले इनको मतलब होगा। इन्होंने क्या बोला है कि आप समय से फॉर्म भर दो और पेमेंट कर दो। कब से कब तक? 27 जून से पहले लास्ट डेट आपकी 27 जून है। तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई 27 जून से पहले आप लोग फॉर्म भर दो इस वैकेंसी पर, क्योंकि आप फिर 27 जून या 26 जून को फॉर्म भरने जाओगे, वहाँ पर मान लो वेबसाइट चल नहीं रही होगी तो आपका फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट ना हो। तो इसीलिए मैं भी आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इसमें 24 से 25 जून तक
फॉर्म डाल दो और इस वीडियो को पूरे इंडिया में पहुंचाओ, जगह जगह, साथ साथ दूसरे देशों तक पहुंचाओ कि वो लोग समय से फॉर्म डाल पाएँ इसके अंदर। क्योंकि इसमें लास्ट डेट 25 जून 27 जून है वैसे, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि 25 जून तक सभी लोग फॉर्म डाल लो, क्योंकि उसके बाद ये ऑप्शन आप सोच जानते ही हो कि आपको नहीं मिल पाएगा। मेरे को लगता है कि 1 एक्सटेंशन इसमें रहेगा, 10 जुलाई इसमें लास्ट एक्सटेंशन के साथ होगा फॉर्म बंद करने का, और 27 जून तो वैसे ही आपका फॉर्म आखिरी डेट है ही, और 25 जून तक आप फॉर्म डाल दो। इसके अंदर एक चीज़ और ये भी है, ये अप्लाई लिंक दिए गए हैं दो, इसी के अंदर आप क्लिक करके अप्लाई करने चले जाना। ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के अंदर आईबीपीएस द्वारा 13वीं बार 13th बार ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं अपने बैंकों के अंदर, पूरे देश भारत से कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर ये आपको दिखेगा नोटिफिकेशन 7 जून का, इसको आप रीड कर लेना। आप देखोगे 11 जून को इसमें वैकेंसियाँ रिवाइज करी हैं। बेसिकली वैकेंसी रिवाइज में ये किया गया है कि 10,000 वैकेंसियों को 10,300 प्लस किया है, वैकेंसियों को बढ़ाया है। मैंने कई बार कहा है, जब भी वैकेंसी आती है तो जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए, जब तक आपका पेपर ना निकल जाए, इंटरव्यू ना निकल जाए, इंटरव्यू और पेपर निकलने के बाद जब आप ज्वाइनिंग लेने जाते हो, जब आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है किसी भी जॉब पर, तब तक वैकेंसियों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जब एक बार उस साल के लोगों को सबको जॉब मिल जाए तो उसके बाद आप समझ सकते हो उसमें फिर जितने लोगों को जॉब मिल गई वो नंबर आपके सामने निकल के आता है, और उसके बाद जितनी वैकेंसी खाली बच जाती हैं वो अगली साल भरी जाती हैं। ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपको कॉमन सी बात पता होनी चाहिए। थोड़ा आगे चलता हूँ दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो 7 जून को आया था। 7 जून को नोटिस देते ही कह दिया कि फॉर्म भरो। 7 जून को आया था, आज 21 जून है, यानी आपको 14 दिन इसमें हो गए हैं, और 5 दिन में फॉर्म बंद हो जाएगा। तो सभी को फॉर्म डाल देना चाहिए इस वैकेंसी पर, फीस को ना देखें, फॉर्म डाल दें, और क्योंकि ये एक अच्छी पोस्ट है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, इसके अंदर अब इसमें यह है सीआरपी आरआरबी, मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी के अंदर जाएगा। तो पोस्टों के नाम आपने समझ लिए। ये एक शॉर्ट नोटिस था जो अखबार की फ़ोटो है। अखबार की फ़ोटो आप देख सकते हो क्या लिखा है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट आपकी इन पोस्टों पर हो रही है। ये पोस्टें दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्टें हैं। मतलब बैंकों के अंदर आप, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, सरकारी जॉबों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट या बढ़िया पोस्टें कौन सी होती हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी, यही पोस्टें होती हैं। मतलब ग्रुप ए और ग्रुप की बी की पोस्ट बढ़िया होती हैं। अगर आप इन पोस्टों पर फॉर्म भर रहे हो, बैंकों के अंदर ये बड़ी पोस्टें मानी जाती हैं। हालांकि मैं मानता हूँ इसमें बैंक वो हैं जो रीजनल रूरल बैंक हैं, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक आ रहे हैं इसके अंदर। मतलब पूरे भारत देश के ग्रामीण एरियाओं में जो बैंक हैं उनके अंदर ये जॉब मिलेगी आपको, शहरी क्षेत्र इसमें नहीं आए हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन मैं जानता हूँ भारत देश में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारे हैं, विकास की ज़रूरत बहुत है उधर। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट हैं, आप इनको मिस ना करें। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट को फॉर्म डाल देना, क्योंकि उसमें सिर्फ डिग्री लग रही है, कोई सी भी डिग्री लगाई जा सकती है। बाकी ऑफिसर स्केल 2nd 3rd जैसे पोस्टों पर भी फॉर्म डाल सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट पर भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये है कि आपको कोई एक सीट सिक्योर करनी है, बेसिकली अगर आपका ये मोटिव है कि आपको एक पोस्ट चाहिए कोई सी भी, तो आप स्केल 1 के ऑफिसर साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट दोनों पोस्ट पर फॉर्म डालें। ठीक है, समझ आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर मैं नीचे चलता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है बी कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल रीजनल रूरल बैंक विद द असिस्टेंट ऑफ नबार्ड एंड आईबीपीएस इन द कंसल्टेशन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टेंटेटिवली स्केड्यूल इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है जो आपका इंटरव्यू होगा इन पोस्टों के ऊपर वो आपका इसी साल के नवंबर में कराएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया। जैसा कि इनका कोऑर्डिनेशन हुआ है नोडल रीजनल रूरल बैंकों के साथ, मतलब कि इन्होंने बोला है इंटरव्यू इन पोस्टों पर जो होगा आप लोगों का, वो इन्होंने जैसा कोऑर्डिनेशन किया है नोडल रीजनल रूरल बैंक के साथ, बैंकों के साथ, विद द असिस्टेंस ऑफ, इनको असिस्टेंट मिला नाबार्ड द्वारा, आपने सुना होगा कई बार आपको नाबार्ड की वैकेंसी बताई गई, आईबीपीएस की वैकेंसी बताई गई है। तो इन दोनों के द्वारा ये कन्फर्म्ड हुआ है कि आपका जो इंटरव्यू है
वो नवंबर के महीने में होगा। जितने भी कैंडिडेट्स मेरे को सुन रहे हैं इंटेंडिंग टू अप्लाई, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पोस्ट के ऊपर, वो चेक कर लें पूरी एलिजिबिलिटी, उसके बाद फॉर्म भर दें। एक चीज़ और बता देता हूँ, 27 जून को फॉर्म बंद होगा। साथ साथ आपका पहला इसके अंदर आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कराएंगे ये लोग, उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मेरे को पता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही मिलती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें अगस्त में हो जाएगा, इस साल अगस्त महीने में। उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर में है और मेंस का एग्ज़ाम इस साल के अक्टूबर में हो जाएगा। पीईटी में भी कंडक्टेड एदर इन ऑनलाइन मोड। आपका जो पीईटी एग्ज़ाम है ना, वो मतलब जो मेंस के बाद वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड किसी में भी करा सकते हैं ये लोग, तो उसके लिए आप रेडी रहें। तो मेरे हिसाब से आप ये समझिए कि आप नवंबर में इंटरव्यू देंगे और दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और जनवरी में 2025 के जनवरी में आप लोगों की जॉब लग चुकी होगी बैंकों के अंदर, ये आप मान सकते हैं। तो इस साल के आखिरी तक 10,000 लोगों को जॉब आराम से मिल जाएगी, पूरे भारत देश से मिलेगी बैंकों के अंदर। ठीक है, ये आपको समझ आया। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, हमारे पास नोटिफिकेशन पूरी फाइल आ चुकी है, ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा फॉर अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट आरआरबी के अंदर जो होगी। ग्रुप ए स्केल 1 to 3 के ऑफिसर हैं और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, मतलब ऑफिस असिस्टेंट को एक से ज़्यादा टास्क करने होते हैं उसको वहाँ पर बैंक के अंदर, ये उसका काम रहेगा। आपका इंटरव्यू मैंने बता दिया नवंबर में होगा, ये भी आप कंफर्म मान चुके हो। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप ध्यान रखें, इसी के हिसाब से आपका सारा कुछ होगा। आप देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी में आएगा, मतलब कि आपको जनवरी में लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, और आप फेबररी में 2025 के फेबररी महीने में दूसरे महीने में आप लोग बैंकों के अंदर जॉब पर रिक्रूट हो चुके होंगे। समझ रहे हो? तो इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा कुछ हमें डिस्कस करना है। इस बार कौन कौन से भारत देश के रीजनल रूरल बैंक हैं जो इसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा भारत फॉर्म भर सकता है, ये कंफर्म्ड है। उम्र कितनी रहेगी आपकी फॉर्म भरने के लिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए क्या पॉइंट लिखे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा वो हम यहाँ तय कर सारा कुछ कंफर्म करेंगे आपका नोटिस के थ्रू। और ये सारी चीज़ जो आप इंडेक्स में पढ़ पा रहे होंगे इन सब को हम इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसी नोटिस में देखिए 2 लिंक दिए हैं, आप दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग लिंक को यूज़ करें। मैं आपका इस पोस्ट पर फॉर्म भरवा दूंगा, उसको देखकर उस वीडियो को समझकर फॉर्म भरिए। और एलिजिबल जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं इन पोस्टों को तो डेफिनेटली फॉर्म भरिए, आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय है। ठीक है, अब इसमें देखो इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर क्या बताई है, कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर। ठीक है, फॉर ऑफिसर स्केल 1 और 2 और 3 कैंडिडेट हैव टू सेपरेटली अप्लाई एंड पे फीस इन इंटीमेशन चार्जेस फॉर ईच पोस्ट फॉर विच दे अप्लाई। देखिए इन्होंने साफ कर दिया है ऑफिसर स्केल वाली पोस्टों पर किसी एक पोस्ट पर फॉर्म भरना है, इसके साथ साथ आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भी फॉर्म भर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो या नहीं भर रहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑफिसर स्केल 1 वाले पोस्ट पर फॉर्म डालो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है, बैंक में एक बड़ी पोस्ट है। द एग्जामिनेशन विल बी 2 tier, 2 फेज़ में ये पेपर लेंगे। ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा 2 फेज़ के अंदर, प्रीलिम्स मेंस, आप समझ गए। ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो होगा कैंडिडेट को अपना प्री पास करना है, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट होगा मेंस के लिए। दे विल बी प्रोविजनली अलॉटेड टू द बेसिस ऑफ द मार्क्स जितने उसके मेंस बाय देम इन द मेंस एग्जाम एंड द एक्चुअल वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द आरआरबी। मतलब आप समझ लीजिए इन्होंने क्लियर बोला है कि प्रीलिम्स पास करोगे फिर मेंस दोगे और मेंस के आगे आप उतने ही लोग जाएंगे जितनी आरआरबी ने वैकेंसी दी है, मतलब इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी हैं उतने ही लोग पहुंचने वाले हैं, ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है, उसकी भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप समझ चुके हो वैकेंसी। अब देखिए वैकेंसी टेंटेटिव है, मैं इस चीज़ में क्लियर बता दूं, वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है। जब तक आप लोग जॉब वैकेंसियां ना ले लो जॉब के बैंकों के अंदर, तब तक आप मान सकते हो ये वैकेंसी फाइनल नहीं है। द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट गाइडेंस ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार ने इसके अंदर रिजर्वेशन बनाया हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति और बाकी वर्ग के लोगों को
किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, उस सभी को मिलेगा। पूरे देश के हर लोगों को अपनी अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन इन वैकेंसियों के अंदर डेफिनेटली मिलेगा, ये आप मान लो, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर, इंडिकेटिव पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी अभी समझोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आपका पैराग्राफ है इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ नहीं रहा। देखिए अब मैं सबसे पहले बताता हूँ पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज कौन से हैं इस बार। तो सबसे पहले समझिए, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, ये आपका हेड ऑफिस इसका वारंगल में है। ये तेलंगाना राज्य से मेनली बैंक ऑपरेट करता है। ये बैंक डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रेस्क्राइब्ड। इसमें आपको बता दूं दोस्तों, आपको इस बैंक के अंदर जॉब लेने के लिए तेलुगु भाषा आनी चाहिए। सेम अगर आप आंध्रा प्रगति ग्रामीणा बैंक के अंदर आप जाना चाहते हो तो ये कडापा इसका मेन हेड ऑफिस है, आंध्र प्रदेश राज्य से ऑपरेट करता है। ये तेलुगु इसके अंदर आपको भाषा आनी चाहिए इसके अंदर जॉब लेने के लिए। अरुणाचल प्रदेश का रूरल बैंक है, ये नाहरलागुन जगह पर है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाहरलागुन जगह पर इसका हेड ऑफिस है, और इसमें इन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए जॉब को लेने के लिए। आर्यवर्त बैंक है, लखनऊ के अंदर हेड ऑफिस है, हिंदी भाषा चाहिए इस जॉब को लेने के लिए। असम ग्रामीण विकास बैंक है, ये असम राज्य का बैंक है, ये गुवाहाटी में है। असमी बंगाली और बोडो जैसी भाषाएं आपको आनी चाहिए। बंजिया देखिए बंजिया ग्रामीण विकास बैंक, ये वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ साथ आपका बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, ये गुजरात के वडोदरा में है, इसके लिए आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए। सेम इसी तरीके से वडोदरा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके लिए ये राजस्थान के अजमेर से है, इसके लिए हिंदी भाषा आनी चाहिए। बड़ौदा यूपी बैंक, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, और इसके अंदर आपको बता दूं हिंदी और उर्दू और संस्कृत जैसी भाषा अगर आती है तो आप आसानी से इस पोस्ट को ले पाएंगे। तो इस तरीके से बैंकों की लिस्ट है। आप इसमें कुछ ऐसे बैंक भी देखोगे जिनके नाम आपने कभी कभी सुने होंगे, एक आध बैंक, एक दो बैंक ऐसे भी हैं इधर जिसके नाम आपने सुने होंगे। तो इस बार 43 बैंक हैं जो इस बार इसमें आपको जॉब देने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन, या फिर आप नेपाल कंट्री के हो सकते हो, या भूटान के सब्जेक्ट मतलब भूटान से भी हो सकते हो। एक तिब्बतन रेफ्यूजी हो सकते हो जो भारत आ गया हो, मतलब तिब्बत वाले एरिया से उसको भारत भेज दिया हो, भारत में भगा दिया हो, कह दिया हो भारत जाओ, तिब्बत से भारत भगा दिया, वो भी 1 जनवरी 1962 से पहले पहले, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया के किसी एरिया का है, लेकिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन वो जब पाकिस्तान या बर्मा या श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन देशों में गया, जैसे केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में चला गया, जाम्बिया, मलावी, जेर और एथियोपिया, वियतनाम में गया, और उसको वहाँ से मिग्रेट कर दिया गया हो, उसको वहाँ से निष्कासित जैसी चीज़ कर दी गई हो, बेसिकली मिग्रेट हुआ वो वहाँ से, है तो भारत देश के ओरिजिन का, लेकिन उसको वो जब पाकिस्तान और इन देशों में गया तो उसको वहाँ से भगा दिया, इस तरीके की आप बात समझ सकते हो। लेकिन फिर वो वहाँ से इंडिया आ गया हो ये सोच के कि वो इंटेंशन उसका ये है कि वो परमानेंटली इंडिया में रहेगा, तो वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, अब एज की बात कर लेता हूँ। नेशनैलिटी आपको समझ आ गई, मतलब नेपाल और भूटान आपको ही पता है दूसरे देश हैं, तब भी आप वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं इसके अंदर। उम्र इसमें मैं आपको बता दूँ, ग्रुप बी के पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट पर 18 से 28 एज चाहिए आप लोगों की। ये एज इस फॉर्म की लास्ट डेट से नहीं मान रहे, ये आपकी 1 जून 2006 से पहले के जन्मे जितने भी लोग हैं ना, मतलब जिनका भी जन्म 2006 की 2006 की 1 जून से पहले का है, वो सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन 1996 के 2 जून के बाद का बर्थ होना चाहिए। और जो ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट पर फॉर्म डाल रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए 30 एज मैक्सिमम है, 18 एज मिनिमम है। इसी तरीके से आप अपनी अपनी पोस्ट पर उम्र देख सकते हो, डेट वाइज चेक कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट मैंने आपको बता दी, जिसकी भी जितनी भी एज है उन सभी को मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी उसमें आप अपनी 5 साल जोड़िए। अगर आप एक अनुसूचित जाति जनजाति से आ रहे हो, ओबीसी से हो तो 3 साल जोड़ो, डिसेबिलिटी हो तो 10 साल जोड़ के रखो। ठीक है,
ये समझ आया। नोट वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काम का है। और देखिए इसमें सारे गवर्नमेंट्स के रूल चल रहे हैं, रिजर्वेशन पे गवर्नमेंट के रूल हैं, फीस भी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, जीएसटी वगैरह चार्जेस वगैरह आई थिंक इसके अंदर है, उसमें फीस के अंदर। तो कुल मिला के पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस चल रहा है, ये जॉब गवर्नमेंट है, ये आप कंफर्म्ड मानिए। विजुअल इम्पेयरमेंट आप जानते हो एक डिसेबिलिटी का एक अंदर आता है। पर्सन वो लोग जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ रहे हैं उसके अंदर ये पॉइंट आ जाता है। ब्लाइंडनेस आप समझ लीजिए डिसेबिलिटी वाले पॉइंट, इसको मैं इधर नहीं लूँगा, ये डिसेबिलिटी वाला पॉइंट आप खुद चेक करिए, इधर से नोट आपके लिए रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबिलिटी में होते हैं लेकिन उनको अपना पेपर किसी दूसरे से लिखवाना होता है क्योंकि वो खुद अपना पेपर नहीं लिख सकते, तो इस जो आपका स्क्राइब है वो अलाउड होगा यहाँ पर आपको। तो उसके लिए आप यहाँ से पॉइंट रीड करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, लोकोमोटर वाले और विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग पॉइंट है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस साइड में जाकर आए हो, काम करके आए हो, बेसिकली फोर्सेस टाइप में, तो आपको कुछ फ़ायदा मिलता है इधर, आपकी वैकेंसी फिक्स करी जाती है, उसके लिए आप फ़ायदा देख सकते हो इधर। नोट में आपके लिए कुछ पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस लोग कौन होते हैं, एससी लोग कौन होते हैं, एसटी लोग कौन होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बता देता हूँ। देखिए ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर आपके पास सिर्फ एक कोई सी भी कॉलेज की डिग्री चाहिए अप्लाई करने के लिए। आपको एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज कौन सी, जिस भी आरआरबी में आप जिस भी आरआरबी की वैकेंसी आपको लेनी है, मतलब जिस भी बैंक की आपको वैकेंसी लेनी है, वो बैंक की जो भी भाषा चाहिए वो आपको आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है जी, कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानते हो, साथ साथ लोकल लैंग्वेज जानते हो उस बैंक की जहाँ वो ऑपरेट करता है, और डिग्री है तो आप फॉर्म भरिए। ऑफिस और बाकी एज और नेशनैलिटी वगैरह चेक कर लेना, और फीस वगैरह भर लेना। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सिर्फ एक डिग्री लगेगी। साथ साथ कैंडिडेट को प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन कैंडिडेट के पास डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री और वेटरिनरी साइंस और इंजीनियरिंग और इन फील्ड की जिसके पास डिग्री है उसको पहले ये लोग उसको जॉब देंगे। मान के चलिए आपके पास भी डिग्री है, दूसरे कैंडिडेट के पास भी डिग्री है, दोनों ने पेपर निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, मार्क्स अच्छे खासे ले आए, लेकिन इनको तय करना है किसी एक को जॉब देना है, तो ये उसको देंगे जिसके पास डिग्री एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो या फॉरेस्ट्री की फील्ड की होगी, तो उसको मिलेगी। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, मतलब बैंक के अंदर एक मैनेजर पोस्ट होता है, आपने सुना होगा, उसके लिए सिर्फ एक डिग्री चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर। साथ साथ कैंडिडेट की डिग्री अगर बैंक सेक्टर की है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाले फील्ड की, तो उसको पोस्ट मिल जाएगी। उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऑफिसर के तौर पर किसी भी बैंक में, तो ही वो इस पोस्ट पे फॉर्म डाल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन रीड करें। मैं इसके अंदर आगे चलता हूँ डायरेक्ट सीधा सीधा। नोट में कुछ पॉइंट है, आप पढ़ सकते हो उसको। देखिए इसमें आपकी डिग्री भारत देश की होनी चाहिए, भारत के बाहर अगर आप जाके कोई कॉलेज में कोई डिग्री करके आए हो तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मैंने आपको बताया। आपको अगर सीजीपीए में मार्क्स मिला है, एसजीपीए में मार्क्स मिला है, तो उसको आप एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वही आपका इधर लिया जाएगा। जहाँ जहाँ लिखा है कि 60% से ऊपर मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 59.99% वाले को भी सिलेक्ट कर लें। मतलब कि अगर कोई 59.99% भी ला रहा है तो उसको ये लोग 60% से नीचे लेंगे, यानी उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो। क्रेडिट हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर, एप्लीकेशन फ़ीस। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो आप स्केल 1 2 3 के ऑफिसर की पोस्ट पर 175 रुपये में भर सकते हो फॉर्म। 850 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप एक जनरल वर्ग के हो, ओबीसी से हो। ऑफिस असिस्टेंट वाले पोस्ट पर भी आप फीस चेक कर सकते हो, यानी फीस सबकी सेम लगेगी हर पोस्ट पर। ऑनलाइन पेपर होगा इसके अंदर, आपको सेंटर पे जाना होगा, आपका पेपर होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसके अंदर। प्रीलिम्स में आपसे, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे फॉर्म भरते हो तो आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स में करने हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से। सोचिए ऑफिस असिस्टेंट को कितना आसान सिलेबस दिया है। ठीक है, और कंपोजिट टाइम इसमें 45 मिनट मिलेगी, यानी
बहुत कम समय है, 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से कम में ही आपको कर देना है। मतलब पेपर काफ़ी आसान होगा। सोचिए 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने को बोल दिए, यानी कि आप ये समझिए हर 1 मिनट में आपको 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। ऑफिसर स्केल 1 वाले पोस्ट में भी आपसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। कंपोजिट टाइम 45 मिनट इधर मिलेगा, ठीक है। ये तो प्रीलिम्स का है, ये तो ऑब्जेक्टिव वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहा होगा और उसको उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हाँ, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इसके पास एक राइट है, IBPS के पास एक अधिकार है भाई, कि वो चाहे तो टेस्ट के अंदर एक सेपरेट कर सकता है अलग अलग टेस्ट को अलग अलग समय के साथ। मतलब कि वो चाहे तो आपको कह सकता है कि 40 क्वेश्चन करो 20 मिनट में, और बाकी 40 क्वेश्चन 25 मिनट में कंप्लीट करो। इस तरीके से भी आपसे वो कह सकता है। कैंडिडेट को इतना ध्यान रखना है, वो जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करे, फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ नहीं लाओगे तो आप मेंस में नहीं पहुंचोगे, इसका आप ध्यान रख लेना। मतलब सोचिए ये 10,000 लोगों को जो जॉब मिल रही है ना RRB में, ये तो समझ लीजिए ऐसे ही मिल रही है फ्री में। ये 800-900 रुपये फॉर्म के तो लग रहे हैं, लेकिन पेपर बड़ा आसान है, इस तरीके से आप मान सकते हो ये जॉब आपको लेनी ही चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हो तो मेंस में भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब सारे क्वेश्चन MCQ में है, मतलब हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहा है, जो ऑप्शन सही लगता है उस तरीके से अटैम्प्ट कर दो। मीडियम ऑफ एग्जाम आप देखोगे तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस सब इंग्लिश में होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, हिंदी वाला हिंदी में रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश में होता है। तो हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, और रीजनिंग इसमें 50 नंबर की है, कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का है। तो इसका मार्किंग पैटर्न आपको समझना है, थोड़ा अलग है। कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, मतलब कि 2 घंटे में इस पूरा पेपर कंप्लीट करो। 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स का पेपर करना है, और 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेंस का पेपर है। मैं समझता हूँ कि मेंस के पेपर को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मेंस का पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो आप निकाल लोगे, इसके अलावा आप जनरल अवेयरनेस भी निकाल दोगे, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग जैसे सेक्शन पे आप ध्यान देना, वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। IBPS ने अगर सोचा कि उसको हर एक सेक्शन को हर एक अलग अलग दिए गए समय पर करवाना होगा, तो वो चाहेगा तो IBPS हर एक सेक्शन को दिए गए समय पर करवा सकता है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 का आप सिलेबस देख लो, मेंस का सेम इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एदर 4A और 4B। इसमें देखो दोस्तों, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दो या हिंदी का दो। आप किसी भी एक भाषा का पेपर दोगे, दोनों का नहीं लिखोगे। तो मुझे पता है इतनी बात कि मैं सारे पॉइंट इधर ना डिस्कस करूँ, कुछ पॉइंट छोड़ भी दूँ, आप लोग पढ़ें। ये फाइल आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। फॉर ऑफिसर स्केल सेकेंड और थर्ड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक कॉल लेटर सबमिट करना पड़ेगा एक ID प्रूफ के साथ, टुगेदर आफ्टर द एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको ये सबमिट कराना है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप समझ लीजिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट, मतलब जो बैंकों के अंदर जो ऑफिस होते हैं, बैंक है, बैंक के अंदर ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आप असिस्टेंट बनोगे, आपको मल्टीपर्पज़ करने हैं, या फिर आप ऑफिसर स्केल 1 वाले पोस्ट पर जाते हो, तो इन दोनों पोस्ट पर आपको मैं क्लियर बता दूँ साफ साफ, आपको यहाँ पर ना ऐसा करना होगा। देखिए यहाँ पर IBPS को साफ साफ पता था कि वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल की जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। मतलब जो लोगों को जॉब चाहिए और वो किसी भी ग्रेजुएशन से आते हैं, तो वो इन दोनों पोस्ट पर फॉर्म डालेंगे। अगर वो चाहता इन दोनों पोस्ट का सेम लिंक बना देता और ऑफिसर स्केल 1 वाले सेकंड और थर्ड वाले का अलग लिंक रखता, तो इससे उसको नुकसान ये हो जाता कि IBPS को आप दोनों पोस्ट के लिए सेम फीस देते। समझ रहे हो। अब इसने क्या कर दिया, अब आपको यहाँ पर 850 रुपये ऑफिस असिस्टेंट पर अलग देने होंगे, और ऑफिसर स्केल 1 के अलग देने होंगे। मुझे पता है आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑफिस असिस्टेंट पर भी फॉर्म डालेंगे, साथ साथ ऑफिसर स्केल 1 पर भी डालेंगे। मतलब आपको 850 और 850 यानी कि करीब करीब आप मान के चलिए 1700 रुपये फॉर्म के देने होंगे, जबकि आपका काम 850 में हो सकता था। अगर IBPS चाहता तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का सेम लिंक बनाता, और ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड का अलग लिंक रखता। इससे उसको नुकसान होता, पैसे कम आते, वो उसने इसलिए अलग लिंक रखा। ये चतुराई दिखाई उसने, समझ रहे हो। देख लो ये टैलेंट है इन लोगों के पास।
अब आप समझ गए होंगे समझने वाले, और अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो वर्जन ऑफ टेस्ट होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है। अगर आप आंध्र प्रदेश राज्य के सेंटर में जाओगे तो आपको तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश तीनों में आपको लैंग्वेज में पेपर मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। असम में असमी लैंग्वेज में भी मिलेगा। बिहार वालों को हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। छत्तीसगढ़ को हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। गुजरात को तो गुजराती में भी मिल जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में बताओ, दिल्ली में, तो इधर दिल्ली का लिस्ट दिया है क्या? देखिए दिल्ली का तो नाम ही नहीं है इस पूरी लिस्ट में। ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से आप समझ चुके हो। जहाँ पर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं लग रही है तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है जी, समझ आया। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑप्शन टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ टेस्ट। आपको फॉर्म भरते में क्लियर कर देना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर जाकर पेपर लिखना है, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैं आपको बता दूं, ऑफिसर स्केल सेकंड वाले पोस्ट पर सिर्फ एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा। एमसीक्यू में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, और साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेंगे ये लोग। साथ ही ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर वालों से भी आप देखोगे तो उनसे ये सब पूछेंगे। ऑफिसर स्केल थर्ड वालों का सिलेबस अलग है। हर पोस्ट का सिलेबस अलग है। हर किसी को मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है। पेनल्टी लगाई जाएगी रॉन्ग आंसर पर। प्री में, मेंस में, सिंगल लेवल पेपर में भी आपकी पेनल्टी रहेगी। हर गलत आंसर करने पर आपका 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, और सही करते हो तो 1 मार्क्स हर क्वेश्चन पर, या जिस भी क्वेश्चन का जितना मार्क्स है उतना मिल जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन का जितना मार्क्स है उसका 1/4 कटेगा जब उसमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, आप मान के चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप खाली छोड़ रहे हो, तो नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी। सिंपल सी बात है, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो उसके मार्क्स 0 रहेंगे, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कट ऑफ स्कोर्स में आपको बता दूँ, ऑफिस असिस्टेंट की जो कट ऑफ रहेगी, कैंडिडेट को ईच टेस्ट के अंदर ना, ऑफ ऑनलाइन मेंस वाले एग्ज़ाम के हर टेस्ट के अंदर मिनिमम स्कोर लाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा इस पेपर को निकालना, क्योंकि आप जानते हो ऑफिस असिस्टेंट में आप मेंस तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप मेंस में जब पहुंच जाओगे तो मेंस में आपको एक नुकसान होगा, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर गए और आप मेंस के एग्ज़ाम तक पहुंच गए। आपको वहां पर पता है कि आपको हर टेस्ट सेक्शन में, ईच टेस्ट के अंदर आपको मेंस के पेपर में मिनिमम मार्क्स कंसीडर लाने ही होंगे। तो वहाँ आप थोड़ा फंस सकते हो, तो उसकी तैयारी करना ज़रूर अच्छे से। ठीक है जी। तो मैं आपको वही कह रहा था कि कैंडिडेट को यहीं पर ध्यान देना है, मेंस वाले पेपर के और पेपर पे, क्योंकि उसके मेंस वाले पेपर में उसको हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाने हैं। सेम ऑफिसर स्केल 1 में भी यही रहेगा, कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं उसको हर टेस्ट के अंदर, ऑनलाइन मेंस एग्जाम में। इसीलिए कह रहा था आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छी रखनी होगी। स्पेशली प्रीलिम्स तो सब निकाल देंगे, मेंस के लिए आपको हर सेक्शन को अच्छा खासा प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी आपके स्कोर आएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसको यूज़ करके इंटरव्यू में बैठाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट निकाल देंगे, और वहाँ से जो सिलेक्ट होगा वो जाकर अपॉइंटमेंट लेगा, और वहाँ से उसको फिर उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, उसको जॉब मिल जाएगी। मार्क्स जो भी आप ऑब्टेन करोगे ओनली इन द ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम वही कंसीडर होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी कि आपको जॉब मिल रही है, उसके लिए सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट लगेगा, प्री का भी नहीं लगेगा, ना प्रीलिम्स लग रहा है, ना इंटरव्यू लगेगा, सिर्फ मेंस लगेगा। एग्जामिनेशन सेंटर अगर किसी को पूछना है तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन पेपर है, पूरे देश के अलग अलग शहरों में सेंटर रहेगा। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप सेंटर बदलने के लिए, जो सेंटर मिल गया वहीं जाओ, पेपर लिख कर आओ। ठीक है जी। प्री प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किस 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 को मिलेगी, ये एक अरेंज होगी लोगों के लिए जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी वाले जितने भी लोग हैं, या माइनॉरिटी वर्ग के जितने भी लोग आते हैं पूरे देश भारत से, उन सभी को, या डिसेबिलिटी वालों को, इन सभी पोस्टों पर एक एग्ज़ाम से पहले एक ट्रेनिंग मिल जाएगी। वो क्यों मिल रही है, बेसिकली आपको ट्रेन करा जा रहा है कि इन पोस्टों पर आप कैसे एग्ज़ाम लिख सकते हो। उसके लिए आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। और ये आई थिंक
SC ST और माइनॉरिटीज़ वाले लोगों के लिए रहेगा और डिसेबिलिटीज़ के लोगों के लिए रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट पर अप्लाई करते हो, एदर इन ऑनलाइन मोड या फिजिकल मोड, इन केस अगर आप फिजिकल मोड, आपका PET विल बी कंडक्टेड होता है फॉलोइंग सेंटर पे, जैसे वारंगल में, अनंतपुर, इन सारे सेंटरों में, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, समझ आ गया। मतलब अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेनी हो तो उसके लिए भी फॉर्म में ही बता देना। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं, इंटरव्यू में वही पहुंचेगा जो मेंस निकालेगा, और इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस काफ़ी सही होंगे। इंटरव्यू में आप पढ़ के जाना, इंटरव्यू निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सभी लोग, इंटरव्यू ज़रूर निकालना। इंटरव्यू के बिना आप आगे नहीं पहुंचोगे, अपॉइंटमेंट के लिए आप नहीं जा पाओगे, ये आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं इंटरव्यू के समय, और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया आपने सारे, जैसे कि उसके बाद आप जैसे ही इंटरव्यू करवा लोगे, डॉक्यूमेंट दिखा दोगे सारे, उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी फेब्रवरी 2025 तक मिलेगी। ठीक है, तो नोट वाले पॉइंट मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको रीड करा जाए आपके द्वारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको पता है इंटरव्यू के तुरंत बाद एक प्रोविजनल अलॉटमेंट सबको हो जाएगी। ये आप समझते हो अच्छे से। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वही वाली बात थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आप लोगों के। देखिए एग्जाम सेंटर पे क्या कुछ होगा आप देख सकते हो। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, पूरा फॉर्म भर जाएगा, फीस बिल्कुल एंड में जमा होती है, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकलता है, डाउनलोड होता है। इतना आसान सा प्रोसेस है। फॉर्म की फ़ीस आपको मैंने पहले ही बताई थी। प्रोसीजर अप्लाई करने का आप यहाँ से देख सकते हो, फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक डिक्लेरेशन आपके द्वारा कि आपने सब कुछ सही भरा है, और बाकी अपनी डिटेल्स डालो, किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वो डालो, फीस जमा करो, और फॉर्म को जमा करके फॉर्म डाउनलोड करो अपने पास। इतना आसान प्रोसेस होता है इसके अंदर अप्लाई करने का। लेकिन वो लोग हर साल रिक्रूट करते हैं, तो अच्छे से बताते हैं नोटिस के अंदर। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दे रखा है इधर, इसको आप पढ़ें। ठीक है, तो मैं वही कहता हूँ ये सब पढ़ लिया करो। फॉलोइंग आइटम्स जो कि अलाउड नहीं होते, एग्ज़ाम सेंटर पे क्या कुछ अलाउड नहीं होगा, तो आप सोच लीजिए कि आप ये सब ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, वो इधर लिखा हुआ है। एक्शन आपके खिलाफ हो जाएगा अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, वो आप पढ़ सकते हो इस पूरे नोटिस के अंदर। ठीक है, कॉल लेटर मतलब हो जाएगा कि आपको सेंटर, वेन्यू, एड्रेस, एंड कॉल लेटर बेसिकली एडमिट कार्ड को कह रहे हैं आई थिंक ये, कि एंड शैल बी। ठीक है, कॉल लेटर बेसिकली एडमिट कार्ड है। कॉल लेटर या एडमिट कार्ड होगा जिस पे लिखा होगा कि आपको प्रीलिम्स या मेंस एग्ज़ाम किधर लिखने जाना है, कितने बजे जाना है, किस किस सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, वो सब उस पर लिखा होगा। वो आपको एग्ज़ाम से 1 वीक या 10 डेज़ पहले मिलता है, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। 7 जून को आया था ये नोटिफिकेशन। अब मैं आपको वैकेंसियाँ बता देता हूँ। हमारे पास इंडिकेटिव वैकेंसी आ चुकी है। इंडिकेटिव मतलब कि जैसा जैसा बैंकों ने बताया कि उन बैंकों के पास इतनी इतनी वैकेंसी इस पोस्ट पर खाली हैं, तो उस हिसाब से पता लगा। आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्रा प्रगति ग्रामीणा बैंक में आप देख सकते हो 100 लोगों की वैकेंसी खाली है, जिस 100 लोगों में से उनमें से 15 लोग तो एक्स सर्विसमैन होंगे जिनको जॉब मिल जाएगी। बाकी सारे लोग जनरल, EWS और इन वर्ग से होंगे। चैतन्य गोदावरी ग्रामीणा बैंक में 50 लोगों की ज़रूरत है ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर। सेम अरुणाचल प्रदेश का जो बैंक है उसके अंदर सिर्फ 15 लोग चाहिए उनको। असम में 220 से ज़्यादा लोग चाहिए। वहीं बिहार के अंदर आप देखोगे तो 235 लोग उनको चाहिए इस बार इस पोस्ट पर। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो बैंकों के अंदर किस बैंक में चाहिए। आपका खुद का भी एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस बैंक में चाहिए जॉब, तो उस हिसाब से आप उसी पोस्ट पर अप्लाई करें। तो आप उसकी लैंग्वेज ज़रूर जानते हो, उसकी लोकल लैंग्वेज, अदरवाइज़ आपकी वैकेंसी अनफॉर्चुनेटली आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 वाली पोस्ट के लिए आप देख सकते हो किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, किस किस बैंक में, किस राज्य के अंदर कितने, किस किस वर्ग के हिसाब से आई है, वो आप इधर से रीड करोगे। ठीक है, तो मेरे को पता है दोस्तों ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो हम एक एक को डिस्कस नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात आप भी लोग जानते हो। ठीक है,
देखिए ऑफिसर स्केल थर्ड आ गया आप लोगों का, उसका पोस्ट आप देख सकते हो, कितनी वैकेंसी है उसकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम के सेंटर मैं आपको बताया था, इस बार सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर आप चेक करिए। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर और गुंटूर, विजयवाड़ा और काकीनाडा, कडापा, कुर्नूल, नेलोर और ओनगोले और राजामुंद्री और श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयाना गरम, ये जगहें हैं बेसिकली। आप याद रखना दोस्तों, जिस भी राज्य के जितने भी सेंटर प्रीलिम्स में हैं, मेंस में उसके आगे सेंटर हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर, विजयवाड़ा, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल जैसे सेंटर तो हैं, लेकिन इसके अंदर सेंटरों की संख्या कम है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ही सेंटर है पूरे राज्य भर में। असम में तो फिर भी 5 सेंटर हैं प्रीलिम्स के, मेंस के 2 ही हैं। बिहार में काफ़ी सेंटर हैं प्रीलिम्स के, गुजरात में भी काफ़ी सेंटर हैं। इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। मैंने जैसा कि दोस्तों इसमें सेंटर की लिस्ट चेक करी, तो मुझे एक चीज़ साफ दिखी इसके अंदर कि मेरे को दिल्ली के अंदर कोई सेंटर की लिस्ट नहीं दिखी। मतलब क्या है, क्या दिल्ली का कैंडिडेट ये वैकेंसी नहीं ले सकता? ले सकता है भाई। दिल्ली के लोगों को यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। हालांकि दिल्ली के किसी आरआरबी की यहाँ नाम नहीं था, किसी भी कोई भी आरआरबी बैंक शायद आई थिंक है, नहीं है पता नहीं, लेकिन उसका नाम इधर नहीं है। वही उस तरीके से सेंटर भी नहीं है। मतलब दिल्ली के लोग वैकेंसी लेने दूसरे स्टेट जा सकते हैं इन वाली वैकेंसियों को लेने। ये आपके लिए मैं बात इधर रख रहा हूँ, ठीक है। गाइडलाइन है आप लोगों के लिए, कैसे आपको स्कैन करना है डॉक्यूमेंट, कैसे फॉर्म में अप्लाई करोगे उसके लिए। मतलब फ़ोटो कितनी बड़ी हो, कितने साइज़ की हो, साइन कितना साइज़ का हो, जब आप फॉर्म में लगाओगे तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये भी आपको काम आएगा, तो इसको पढ़ना जब आप फॉर्म भरोगे। ये SC ST वालों का फॉर्म है, जो आप अगर SC ST वर्ग से आते हो, OBC वर्ग वाले ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, EWS वाले लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करें। ये आपका कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं फॉर्म भरते समय, जिसके कारण आपको आसानी से रिलैक्सेशन और रिजर्वेशंस के फ़ायदे मिल जाते हैं भारत कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसको हमने छोड़ा हो पूरे नोटिस में। अभी कुछ लोग कह रहे हैं टेंटेटिव कैलेंडर जो आरआरबी का आया था, बिल्कुल टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था आरआरबी, वो आईबीपीएस ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, चाहे वो आरआरबीज हों, रीजनल रूरल बैंकों के अंदर भेजना हो, या फिर पीएसबीज हों, ठीक है। तो उन दोनों के लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट और जितनी आपकी बाकी ऑफिसर की पोस्ट थी वो आ चुकी है, आपको पता है फॉर्म भरे जा रहे हैं लोगों के। आपके प्रीलिम्स अगस्त में है, ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम आप लोगों का सितंबर में है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं इसके अंदर जिसका सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दो, उसके बाद तुरंत इंटरव्यू में पहुंचो, तो उस पोस्ट का एग्ज़ाम और 29 सितंबर के लिए रहेगा। सेम पीएसबी जितने भी बैंक हैं और पीएसबी जितने भी हैं उनके लिए आप देखोगे तो सीआरपी यानी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्लर्क की 14th बार रिक्रूटमेंट हो रही है। सेम पीओ और एमटी की 14th बार है, और एसपीएल की भी 14th बार वैकेंसी है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कब फॉर्म आएगा। तो इनका भी अगस्त में इनका एग्ज़ाम होना है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर का अक्टूबर में होगा, और स्पेशलिस्ट वालों का नवंबर में है। तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि जब आपके ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगस्त में लेना था तो जून में फॉर्म दिया, तो क्लर्क का फॉर्म अगस्त में होना है, तो इनका क्लर्क का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, तो इनका फॉर्म भी इसी महीने एंड तक आप देखोगे। मतलब आप 30 जून के बाद इसका भी फॉर्म देख लोगे। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आप देख लो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफ वो था कैलेंडर, जिसमें ये लिखा है कि आईबीपीएस कौन सी वैकेंसी कब कब देगा। तो मुझे क्लियर हो गया भारत देश में कि आईबीपीएस ने जो इस बार वैकेंसी दी है 24 के अंदर, उसके हिसाब से ये जो 10,000 वैकेंसियाँ थी इसके फॉर्म तो आ गए हैं, बाकी इसके अंदर भी 5,000 प्लस वैकेंसी आएंगी या ज़्यादा ही आएंगी, उसका फॉर्म आएगा जुलाई में, ठीक है जी। क्लियर हो गया। हाँ, बाकी इनको वैकेंसियाँ बढ़ानी चाहिए यार, इतने बड़े कंट्री में 10-10 हज़ार लोगों को जॉब दे रहे हो, क्या मतलब मजाक कर रहे हो क्या लोगों के साथ। अब नेक्स्ट आप देखते हो आईबीपीएस के वेबसाइट पे आप जैसे ही आते हो, आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर व्यू ऑल, ठीक है जी। व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है बेसिकली, जिस पे आपको ये दिखता है फॉर्म अप्लाई करने का लिंक। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाते हैं सारे, उससे आप अप्लाई करोगे आसानी से,
तो सबसे पहले आप देखो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी के लिए जो हो रहा था, उसमें ऑफिसर स्केल 1 2 3 वाले पोस्टों के लिए अप्लाई लिंक ये है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई करोगे। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो इस लिंक पे जाओगे। दोनों के लिंक सेपरेटेड रखे गए हैं। सेम एक अड्डा 24/7 ने एक अलग से एक आर्टिकल निकाला, बेसिकली उसने ये बताया कि अब वैकेंसी 10,313 हो गई हैं। हालांकि ये वैकेंसी पहले इतनी नहीं थी, पहले इसमें 9,995 थी, यानी ऑलमोस्ट 300 वैकेंसी आपके लिए बढ़ाई इन लोगों ने, जो कि इस ये हो जाता है कि 300 और लोगों को इसके अंदर जॉब मिलेगी। पूरे देश के लेवल पर ये पेपर चलता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट हैं, यानी पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। मेरे हिसाब से आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। 27 जून लास्ट डेट है, विद एक्सटेंशन 10 जुलाई मेरे को लग रहा है, हो सकता है। लेकिन आप 15 जून तक फॉर्म डालें इस वैकेंसी पर। पूरे इंडिया में, एंटायर इंडिया में इसको शेयर करें और दूसरे कंट्री तक भी इस बात को पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग सारे जो दूसरे देश में सुन रहे हैं वो समझ पाएँ कि इस देश में इस तरीके से बैंकों में वैकेंसियाँ मिलती हैं। हालांकि ये तो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, ठीक है, उनमें ये जॉब जा रही है। ठीक है जी। तो ये आपको समझ आया वैकेंसी का, आप देख सकते हो कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, ये उसका एक्चुअल नंबर दिया है इधर। तो ये आप फीस वगैरह चेक कर सकते हो। ये आर्टिकल मैंने इसलिए डिस्कस किया एक्चुअल वैकेंसियों का प्रूफ दिखाने के लिए विद द इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे क्या ये वैकेंसी गवर्नमेंट होती है, तो भाई देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, बेसिकली आप कहोगे सारे बैंक गवर्नमेंट है क्या, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही बैंक इसके अंदर गवर्नमेंट हैं। तो आप मान के चलिए ये सारी जॉब आपकी गवर्नमेंट है, मतलब ये सारी की सारी सरकारी जॉबें हैं। ये आप देख सकते हो, देखिए क्या लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ हाईलाइट करा हुआ है। तो आप इस पूरी 3 लाइन को मत पढ़ो, साफ साफ ये समझो ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट गवर्नमेंट जॉब है, अप्लाई तो करना ही है। ठीक है, आईबीपीएस के पीओ की एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स एग्जाम इस बार अक्टूबर में होगा, तो आपका एग्जाम इस बार जुलाई में आएगा पीओ का। तो पीओ की वैकेंसी 1000+ आएंगी आराम से। पूरे देश के बैंक लेने हैं उनको आईबीपीएस को, तो आप समझिए कि वैकेंसी बहुत सारी देंगे। एक एक बैंक में पीओ का पोस्ट बहुत अच्छा होता है, आप फॉर्म जरूर भरिए। किसी का कोई पॉइंट हो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।